हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीलांस स्टडीज पर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कौन से जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2012 से लेकर 2022 तक यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि एक्सटर्नल सेक्टर, मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस। ये सारे सेक्टर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर। फिर आगे के वीडियो लेक्चर्स में और भी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो एक्सटर्नल सेक्टर के अंतर्गत 2022 में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, वो है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग। अब देखिए, ये आपको दो टर्म देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। और ये पूछा है कि ये जो लेंडिंग से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो किसके संदर्भ से जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव और चौथा है वर्ल्ड बैंक। अब देखिए, पूछा है दो टर्म है यहाँ पे, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो अक्सर हम गलती क्या कर जाते हैं कि कोई भी हम लोग जैसे कि द हिंदू पढ़ रहे हो या फिर कोई भी अखबार पढ़ रहे हो, इसी का हिंदी में भी आ सकता है। तो कोई भी हम जब टर्म पढ़ रहे होते हैं अखबार में, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको बहुत ही इजीली ले लेते हैं, उसका मतलब हम नहीं जानने की कोशिश करते या फिर उसका संदर्भ जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर आपको इस तरीके के बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो इस वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन से ये संबंधित है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी जो आपको स्पेशल टर्म देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, तो आप ये चीज नोट कर लें कि सबसे पहले कि वो किस चीज से, वो किस इंस्टीट्यूशन से या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए हम लोग इसका नोट्स बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई भी टर्म देखने को मिले, कोई भी टर्म हो, तो उसके बारे में क्या करना है हमें, उसका किस चीज से जुड़ा हुआ है, यानी सेक्टर, आप बोल सकते हैं सेक्टर, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। मैंने आपको हमेशा बताया है अपने वीडियो लेक्चर्स में कि करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कई बार जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है कि हम लोग करेक्ट को नहीं पढ़ पाते, और या फिर इनकरेक्ट कहीं पर दिया हुआ रहता है और उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, तो हम लोग जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। अब स्टेटमेंट जो तीन दिए गए हैं वो देख लेते हैं। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। दूसरा जो क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रील इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट्स इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीड एंड रील। अब देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें क्या पता चलता है, आपको ये दो टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको तीनों स्टेटमेंट में, नीर है और एक रील है। नीर का मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रील का मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, तो हमें ये जानना चाहिए कि आखिर इनका भी मतलब क्या है, ये किस चीज से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आपको नाम से यहाँ पर जाहिर है कि ये एक्सचेंज रेट है, लेकिन आपको इसमें अंतर पता होना चाहिए, यानी और इसका अंतर हमें तब पता चलेगा जब इसका हम डिफिनेशन हमको पता होगा। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का डिफिनेशन क्या है, यानी वो परिभाषा इसकी जानना चाहिए हमें, और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का भी परिभाषा में जानना चाहिए। उसके बाद अगर आपको एप्रिसिएशन वगैरह नहीं पता है कि एप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन से हम ये सीखते हैं कि कोई भी टर्म है उसका परिभाषा क्या है, और उसके साथ साथ जो ये जो टर्म आपको देखने को और भी मिल रहे हैं, जैसे कि एप्रिसिएशन वगैरह मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन, तो इसका भी आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको, जैसे कोई भी टर्म है तो क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, एक तो किस सेक्टर से है, दूसरा उसका डिफिनेशन, ठीक है, उसका हमें डिफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो है
विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए ये क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछा गया है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क, ये भी देखिए एक टर्म है। जैसे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट था, उसी तरीके से G20 कॉमन फ्रेमवर्क भी एक टर्म है। और ये पूछा है कि ये एक इनिशिएटिव है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे कि इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी इस तरीके का कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो और उसने कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया हो तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कोई भी इनिशिएटिव हो, इनिशिएटिव बोल सकते हैं, कोई प्रोग्राम बोल सकते हैं, इनिशिएटिव हो, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह चलाते रहते हैं। इनिशिएटिव एक प्रोग्राम है, तो उसको लॉन्च किसने किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें पता होना चाहिए। इसके बाद उसका जो टारगेट है वो क्या है। यहाँ पर जैसे आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। टारगेट बोल सकते हैं, या फिर इसका जो पर्पस है ये क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और अगर इसको किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर सपोर्ट मिल रहा है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर सपोर्ट मिला है तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यहाँ पर बोला गया है कि जो फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, उनके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट है, उनमें से कौन से जो है वो करेक्ट है, ये हमें पता करना है। अब देखिए फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स, तो ई कॉमर्स फर्म्स आप जानते हैं, ई कॉमर्स का मतलब कॉमर्स मतलब व्यापार, और ई कॉमर्स मतलब जो टेक्नोलॉजी के सहारे जो व्यापार होता है। जैसे आप बोल सकते हैं वॉलमार्ट, जो जिसने फ्लिपकार्ट का हमारे यहाँ अधिग्रहण किया था, फ्लिपकार्ट नाम ले सकते हैं आप, अभी तो ये वॉलमार्ट का हिस्सा है। तो उसके बाद फ्लिपकार्ट के बाद आप बोल सकते हैं अमेजन, मीशो, ये सारे आपने नाम सुने होंगे, जियो, बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो ई कॉमर्स फर्म्स हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि फॉरेन ओन्ड की बात की जा रही है, यानी कि जो जिन ई कॉमर्स फर्म्स का जो आप बोल सकते हैं मालकियत है या फिर जो उसकी ऑनरशिप है वो फॉरेन ओन्ड है, यानी कि उसकी विदेशी कंपनी के द्वारा या फिर विदेशी आदमी के द्वारा वो हैंडल किया जाता है, या फिर उसको मालिक जो है वो विदेशी है। तो उन ई कॉमर्स फर्म्स के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, they can sell their own goods in addition to offering their platforms as marketplaces। सबसे पहले ये बोला गया है कि जो भी वो ई कॉमर्स फर्म्स हैं तो वो जो अपना सामान है वो अपना सामान तो बेच ही सकती हैं, साथ साथ अपने जो प्लेटफॉर्म है, जो भी जैसे कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट क्या कर सकती है कि अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट, मान लिया फ्लिपकार्ट ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी किसी मोबाइल की, फ्लिपकार्ट नाम की मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, तो वो अपने जो फ्लिपकार्ट जो ऐप है इसका जो ऐप है इस पर ये अपना मोबाइल बेचेगा, जैसे कि सैमसंग का बिक रहा होगा वहां पर एप्पल का बिक रहा होगा, तो उसी तरीके से फ्लिपकार्ट में मोबाइल बिकेगा। और साथ ही साथ कोई दूसरा ब्रांड है वो अपना यहाँ पर बेच सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सैमसंग, सैमसंग और जो मोटरोला, आप जो भी नाम ले सकते हैं यहाँ पर। The degree to which they can own big sellers on their platforms is limited। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस चीज के ऊपर पूछा गया है। सबसे पहले ई कॉमर्स के ऊपर पूछा गया है। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों पूछा गया है। अभी क्या हुआ कि ये 2022 में क्वेश्चन है, तो 2021 के पीरियड में ऐसा हुआ था कि उस समय अमेजन वगैरह जो थी कंपनी, उसके ऊपर एक नया जो ई कॉमर्स रूल था वो अप्लाई होने वाला था। तो उसमें क्या हो रहा था कि अमेजन जो अपना सामान बेचती थी खुद का अपने प्लेटफॉर्म पे, अमेजन जैसे सबका माल बेचती है अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अमेजन जो है वो खुद का भी प्रोडक्ट बेचती थी उस पर। वो क्या करती थी, कोई अगर बच्चे ने या फिर किसी भी कस्टमर ने अगर जैसे मोबाइल उसको लेना था, मोबाइल उसने अमेजन पे सर्च किया तो सबसे पहले जो उसको माल दिखेगा वो अमेजन का ही दिखेगा, और बाद में दूसरी कंपनियों को माल उसको दिखेगा। तो इससे क्या होता है कि एंटी कंपटीशन एक तरीके से ये एक्ट हो जाता है कि मान लिया आपका प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्योंकि जिन कंपनियों ने आपका प्लेटफॉर्म का यूज किया है वो अपना प्रोडक्ट आपके ऐप है या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है आपका उस पर वो इनलिस्ट कराया है उन्होंने, तो आप ऐसा नहीं कर सकते
कि सिर्फ सबसे पहले अपना जो माल है वो ऊपर दिखाएं और बाकी लोगों का नीचे दिखाएं। तो इसके ऊपर यहाँ पर जो उस समय जो मामला जो काफी न्यूज में था, तो उसके ऊपर ये सवाल आया है। ठीक है, तो जो भी करंट अफेयर की जो घटनाएं होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और वो उसके जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा है क्या कि करंट अफेयर्स, करंट अफेयर की जो घटनाएं हैं और इसमें वो चर्चा में क्यों है। जैसे कोई एक्ट बन रहा है या कोई नियम बन रहे हैं, कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कोई एक्ट है, तो उसके प्रोविजंस वगैरह आपको पता होना चाहिए, प्रोविजंस। नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ड रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफ एंड टॉक अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। अब देखिए, बोला गया है कि हाल ही में इंडिया में जो मीडिया है उसमें बहुत ज्यादा न्यूज में ये था कि इनडायरेक्ट जो ट्रांसफर ये टर्म है वो बहुत ज्यादा इंडिया के न्यूज में था, यानी ये जो टर्म है वो बहुत समय तक मीडिया में रहा था। तो ये पूछा गया है कि ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो टर्म है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है, जैसा कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर यहाँ पर पूछा गया है, तो इस तरीके का कोई भी टर्म आपको अगर न्यूज में दिखे तो उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि वो चीज है क्या। तो मैंने आपको जैसे बताया ये भी टर्म से ही रिलेटेड है। टर्म से है तो मैंने बताया था आपको कि कौन से सेक्टर से संबंधित है, फिर उसका डिफिनेशन क्या है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर उस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें चार स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन ए फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट्स राइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, ए फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट्स राइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है, एन इंडियन इकोनॉमी परचेजेस टैंजिबल एसेट्स इन फॉरेन कंट्री एंड सेल्स सच एसेट्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीजेस एंड ट्रांसफर्स द प्रोसीड्स टू इंडिया। और चौथा जो क्वेश्चन है वो है, ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स shares and such shares derive their substantial values from assets located in India। तो जैसे आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसमें पूछा गया है कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो था, जो टर्म वो मीडिया में बहुत ज्यादा था, तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो एक जो टर्म है वो न्यूज में आ जाए, बहुत बार बार न्यूज में आए, तो आपको उसके बारे में सर्च करना चाहिए कि आखिर वो क्यों न्यूज में है और उसका मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। आपको यहाँ पर तीन ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं और बोला गया है कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द एबव। तो तीन ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से हैं, AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन MTCR, और तीसरा है संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO। तो भारत का इनमें से कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भारत मेंबर है, इसके ऊपर सवाल है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो ये आपको, तो आप जानते ही होंगे, अगर आप बहुत अच्छे समय से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसका इंडिया मेंबर है कि नहीं है, इंडिया मेंबर है कि नहीं है, ठीक है, उसके टोटल मेंबर कितने हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मेंबर कितने हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसको मैं कवर कर देता हूँ। तो ठीक है, इसमें टोटल मेंबर्स इसमें कितने हैं, इंडिया मेंबर है कि नहीं, ये पूछा जा सकता है। और उसकी स्थापना कब हुई, स्थापना उसकी कब हुई, उसका जो पर्पस है वो क्या है, उसका पर्पस क्या है। कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से जो रीजन है उससे उसके मेंबर्स हैं, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, सातवां नंबर जो आज का क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर फिर से 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। ये बोला गया है कि वियतनाम जो है अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में हाल फिलहाल में।
दूसरा है वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। तीसरा है वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। और चौथा है फॉर ए लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। और पांचवा है वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है कि ये वियतनाम से रिलेटेड है, वियतनाम की इकोनॉमी से पूछा है कि ये अभी तक मतलब हाल फिलहाल में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज था वर्ल्ड में। फिर वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, सिंगल पार्टी है, मल्टी पार्टी है। फिर पूछा है कि इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किससे लिंक्ड है। फिर उसके बाद पूछा है कि वियतनाम का जो लेबर कॉस्ट है, लो लेबर कॉस्ट और स्टेबल एक्सचेंज रेट, उसने ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट किया है। और यहाँ पर जो वियतनाम में ई सर्विस सेक्टर है वो कैसा है, वियतनाम के ऊपर क्वेश्चन है। तो हमें हर क्या बोलते हैं हर देश के लिए हमें अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर कहाँ से मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। ये अगर आप एडिटोरियल अच्छे से पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, या फिर जो विवाद डिबेट्स वगैरह होते हैं, डिबेट्स या डिस्कशन होते हैं न्यूज जैसे कि डीडी न्यूज पे और न्यूज चैनल है, या फिर डिबेट्स और डिस्कशन, ये सारी जो चीजें होती हैं एडिटोरियल्स होते हैं, तो ये अगर आप चीजें इनको फॉलो करते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर ना दे पाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा जानबूझ के पूछे जाते हैं ताकि आप इनमें उलझ जाएं। अगर आप नए नए खिलाड़ी होंगे तो शायद आप उलझ जाएंगे इसमें, अगर समझदार होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन अगर नहीं आते होंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ 60% लाना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या है, कैपिटल फ्लाइट मे इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एक्सिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तीसरा है डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबीज। अब देखिए ये क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, जैसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यानी पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। अब टाइट होती है कि सॉफ्टन होती है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी टाइट बोली जा रही है तो उसका मतलब क्या है, फिर इसको लूजन कर दिया गया है तो उसका मतलब क्या है, कैपिटल फ्लाइट क्या होता है, ये जो टर्म है आपको ये इसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये देखिए ईसीबी क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये क्या होता है, फिर डिवैल्यूएशन क्या होता है। अगर इन टर्म्स का आपको मतलब पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इनका आंसर बताऊं आपको, मेरा मकसद बस इतना है कि मैं जो हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा और कैसे उसकी तैयारी आप कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। आंसर तो आप ढूंढ लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीट नहीं होने वाले यूपीएससी के इतिहास में, लेकिन इन क्वेश्चन को देख के आप कैसे अपनी तैयारी करेंगे ये मेरा बताना मकसद है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2021 के क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 4 आपको स्टेटमेंट है और पूछा है कि विच ऑफ द एबव कैन बी इंक्लूडेड इन एफडीआईज। देखिए एफडीआई बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है आजकल, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है कि एफडीआई में कौन कौन सी चीज शामिल है। पहला है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, तीसरा है ग्लोबल डिपॉजिटरी डिपॉजिट्स रिसिप्ट्स एंड चौथा है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। देखिए इस क्वेश्चन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि पहले तो आपको बॉन्ड पता होना चाहिए, आपने बॉन्ड बहुत सुना होगा लेकिन आपको क्या बॉन्ड का मतलब पता है। उसके बाद कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है, इससे इसका मतलब क्या है। आप बोलेंगे कि जो बॉन्ड को बदला जा सके, लेकिन सही सही अगर मैं पूछूं कि सच में आपको इसका मतलब पता है तो क्या सच में पता है आपको, मुझे नहीं लगता कि पता होगा आपको। तो कैसे तैयारी हो सकती है, देखिए अब पूछा गया फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के ऊपर, तो ये भी एक न्यूज की तरह आया होगा लेकिन हम उसको उस टाइम को ध्यान नहीं देते होंगे, तो उसी को आप समझ सकते हैं, उसको यहाँ पर आप सुधार सकते हैं उस गलती को कि कैसे जो है वो अगर कोई टर्म आए तो आप उसको कैसे पढ़ें कि उसको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना उसमें हो। ऐसे पढ़ना अलग बात है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना अलग बात है। तो हमें एग्जाम रिलेवेंट रहना है, हमें फालतू की नॉलेज नहीं लेनी है। हाँ अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो बात अलग है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये तो जरूरी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो वो भी ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस,
तीसरा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब देखिए आपको यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो आप जानते हैं कि कहीं भी हम निवेश करते हैं पैसा को, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए है तो मैंने 10 रुपए किसी दोस्त को दे दिए, या फिर मैंने 10 रुपए की कोई मान लीजिए कोई दुकान खोल ली। अब 10 रुपए कोई दुकान नहीं होती, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। या फिर 10 रुपए को मैंने बैंक में जमा करा दिया तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, या फिर मैंने 10 रुपए का गोल्ड खरीद लिया, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसमें भी आप फॉरेन अगर जोड़ देंगे तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, क्या आपको पता है? उसके बाद देखिए डिपॉजिटरी रिसिप्ट। रिसिप्ट आप जानते हैं कि कुछ भी लेन देन होती है तो उसमें रिसिप्ट हमको मिलता है, यानी कि रसीदी आप बोल सकते हैं, जो पाने की रसीदी है। लेकिन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती हैं, उसमें भी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है। उसके बाद देखिए डिपॉजिट्स की बात हो रही है यहाँ पर, एक्सटर्नल डिपॉजिट। तो एक्सटर्नल डिपॉजिट क्या होती है, हमें इन सारी जो तथ्य हैं उनको अच्छे से जानना चाहिए। और ये आते हैं न्यूज में आते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं जल्दी अपनी किताब को या फिर अपने न्यूज़पेपर को खत्म करने के चक्कर में हम इन सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। दूसरा जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी इज दैट इट नेसेसरली। देखिए यहाँ पर डिवैल्यूएशन से सवाल है, तो डिवैल्यूएशन आपको नहीं पता है, इन्फ्लेशन नहीं पता है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाएंगे। अब तीन स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। द इम्प्रूव्स द competitiveness of the domestic exports in the foreign markets, increases the foreign value of domestic currency, improves the trade balance। तो जब तक आपको इन्फ्लेशन नहीं पता होगा, जब तक आपको इन्फ्लेशन नहीं पता होगा, इस तरीके के जो टर्म होते हैं, डिवैल्यूएशन नहीं पता होगा, और इस तरीके के बहुत सारे टर्म्स आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था नीर के बारे में, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट ही आपको नहीं पता है तो नीर तो बहुत दूर की बात है। एक्सचेंज रेट क्या होती है, इस फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं 2020 के क्वेश्चन के ऊपर। अभी हम एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। गोल्ड ट्रांशे, रिजर्व ट्रांशे रिफर्स टू। अब देखिए ये टर्म के ऊपर क्वेश्चन है, पूछा है कि गोल्ड ट्रांशे रिफर्स टू, तो सीधा सीधा ये पूछा गया है कि गोल्ड ट्रांशे से आपको क्या पता चलता है, यानी आपने जब पढ़ा होगा गोल्ड ट्रांशे तो क्या आपने ध्यान दिया कि वो क्या चीज है। पहला है आपको ए लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, दूसरा है वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक, और तीसरा है ए क्रेडिट सिस्टम गारंटीड बाय WTO टू इट्स मेंबर, और चौथा है ए क्रेडिट सिस्टम बाय IMF टू इट्स मेंबर, ठीक है। कोई भी जो चीज हो, जो आपको वर्ड आपको देखने को मिले, यूनिक देखने को मिले, तो आपको पता लगाना चाहिए कि वो किस, जैसे कि यहाँ पर टर्म के बारे में क्या क्या डिस्कस किया था कि उस टर्म का वो कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है, उसका डिफिनेशन क्या है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अगर कोई इनिशिएटिव प्रोग्राम है तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, उसको किस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट किया है, उसका टारगेट या पर्पस क्या है। करंट अफेयर में कोई भी चीज अगर रहे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि उसके रूल्स रेगुलेशंस एक्ट वगैरह में क्या उसका प्रोविजन है, और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका इंडिया मेंबर है या नहीं है, उसकी टोटल मेंबरशिप कहाँ कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी पर्पस कौन थे, उसके अगर कोई सब्सिडरी अगर कोई चीज है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। If another global financial crisis happens in the near future, which of the following actions profiles are most likely to give some immunity to India? अब जानते हैं कि हमारे जो पूरे संसार है उसमें कब कब फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं। एक तो 1930 का आपको याद होगा, 1930 का फाइनेंशियल क्राइसिस, या 1929 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा 2007 में भी आया था, 2007 या 9 में, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था। उसके बाद आपको पता है कि अभी भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि रूस यूक्रेन वार के चलते, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो इंडिया कैसे बचाया जा सकता है इस चीज से। पहला है कि नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, दूसरा है ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, तीसरा है मेंटेनिंग फुल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस आते कैसे हैं, तो इसके लिए आपको जो बेसिक किताबें होती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि NCERT वगैरह की, और आपका जो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है
वो कैसे काम करता है, ठीक है, पूरा विश्व में जो अर्थव्यवस्था वो कैसे काम करता है, ये आपको नहीं पता होगा। फिर अगर आपको ये नहीं पता कि फॉरेन बोरोइंग्स ले रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या असर पड़ता है, हम अगर अपने देश में बहुत सारे बैंक्स खोलने की इजाजत दे रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको एडिटोरियल से आसानी से पता चल जाती हैं, एडिटोरियल से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर चार स्टेटमेंट है। इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। तीसरा है इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। चौथा है इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर आपको दूसरा ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है इसी वीडियो लेक्चर में। तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या है। न्यूज में अक्सर रहती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने कभी इसके बारे में रिसर्च किया है, आपने इसके बारे में कभी रिसर्च किया, गूगल किया आपने कभी, ये आपको सोचना चाहिए। इसके बारे में एडिटोरियल्स आते हैं, इसके बारे में एडिटोरियल्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या नुकसान होगा या फिर क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए आपको यहाँ पर टर्म देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपको क्या पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो लेक्चर में, तो आपको क्या ये पता है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लेके यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। दूसरा है इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, chemicals, fertilizers and machinery have decreased in recent years. तीसरा है India's exports of services are more than its imports of services. चौथा है India suffers from an overall trade current account deficit. अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज हमें सीखने को मिलता है, तो हमें क्या चीज ध्यान में रखना होगा जब भी आप पढ़ें अपने डेली करंट अफेयर या फिर द हिंदू को पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ें, तो इंटरनेशनल ट्रेड की बात अक्सर आती है, उसमें हर हफ्ते आती है इंटरनेशनल ट्रेड की बात, या फिर मैं कहूँ हर दिन आती है, तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको क्या पता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद किन किन चीज़ों का जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है घटते बढ़ते रहता है उसके बारे में डेटा आते रहते हैं, तो क्या आपको वो डेटा आपने नोट किया है। उसके बाद इंडिया का एक्सपोर्ट जो है सर्विसेज का वो सर्विसेज के इंपोर्ट से ज़्यादा है, तो जैसे मैंने आपको बताया डेटा के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। और आपको ट्रेड या करेंट अकाउंट डिफिसिट आपको पता है, मैंने बताया ना बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे कि डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डिफिसिट, नीर जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सारे टर्म्स आपको क्या पता है कि नहीं पता है। नेक्स्ट चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर स्कीम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखिए ये भी एक टर्म है और ये प्रोग्राम आप बोल सकते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसमें आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया कौन से में करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। दूसरा है दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरा है दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इसके ऊपर सवाल है। और ये देखिए आपको मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी जब आपको स्पेसिफिक टर्म दिखे या सेंटेंस देखे तो उसका मतलब आपको देखने को चाहिए। जैसे कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के ऊपर पूछा था, G20 इसी वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स की बात हो रही है। छठा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पहला है आपको तीन स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट है। The value of Indo-Sri trade has consistently increased in the last decade. दूसरा है टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स constitute an important item of trade between India and Bangladesh. तीसरा है
इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। तो मैंने बताया आपको कि डेटा के बारे में आपको थोड़ा सावधान रहना है। जैसे इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है ज़्यादा, इंडिया का जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसा है, फिर अभी रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो घटा है या बढ़ा है। हमारे जो विभिन्न इंस्टीट्यूशन जो है जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर RBI, ये इंडिया का फोरकास्ट करते रहते हैं कि इस साल जो है वो GDP इतने दर से बढ़ेगा। तो क्या आपको डेटा नोट किया। उसके बाद हमारा जो बदलते रहता है स्टेटस कई सारे देशों के रिगार्ड में, जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया से हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका डेटा आपको पता होना चाहिए। नेपाल के साथ हमारा जो है वो, नेपाल हमारे इस साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो क्या ऐसा है या नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको 2019 का, वो है with reference to Asian Infrastructure Investment Bank AIIB consider the following statements। देखिए फिर से आपको एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। दूसरा है इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। तीसरा है AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। देखिए मैंने आपको जैसे बताया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी संस्था हो, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है, इंडिया उसमें है या नहीं है। फिर इंडिया जो है उसमें शेयर, अगर जैसे बैंक है कोई, तो उसमें शेयर इंडिया का कितना है, और उसमें जो मेंबरशिप है वो, इसमें देखिए यूनिक अप्रोच अपनाया गया है UPSC द्वारा, कि इसमें सिर्फ ये नहीं पूछा गया कि कौन कौन से इसका मेंबर है या फिर इसमें कितने मेंबर नेशन है, बल्कि ये भी पूछा गया है कि उसका जो मेंबर है वो एशिया से बाहर है या नहीं है। क्योंकि देखिए ये नॉर्मल सा चीज़ है, जब एशियन लगा हुआ है इसमें, तो ये नॉर्मल सा सवाल आता है कि क्या इसमें सच में सिर्फ एशियन नेशन ही हैं। तो बिल्कुल सही अप्रोच अपनाया गया है UPSC द्वारा। वो मेन बात हमारी दिमाग की जागरूकता को जानना चाहती है कि आप कितने अवेयर हैं, कि अगर आपके सामने कोई न्यूज़ आ रही है तो आप उसके सामने कितने अवेयर हैं, या आप सिर्फ रटने के ऊपर फोकस्ड हैं, या फिर आप कोई परिणाम को लेकर फोकस्ड हैं, या बस आपको सीखने की उसमें आपके लग रही है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं आपको। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट्स एंटिटीज। दूसरा है, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स। अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल डेब्ट क्या होता है, उसके बाद उसके आंकड़े हमें पता होना चाहिए। कि जैसे कि आपको द हिंदू वगैरह में हमेशा ये न्यूज़ आती रहती है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है उतना बढ़ गया, या फिर हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो इतना बढ़ गया, या हमारा फिजिकल डिफिसिट इतना पॉइंट से बढ़ गया। ये सारी चीज़ें आती रहती है, तो हमें उसको बारे में पता होना चाहिए कि वो आखिर अभी फिलहाल क्या स्थिति है, वो हमें पता होना चाहिए। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इतना घट गया, ये इतना बढ़ गया, पहली बार रिकॉर्ड इसमें उछाल आया है। ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स। सबसे पहले तो आपको इसी का डिफिनेशन पता होना चाहिए, एक्सटर्नल डेट कहते किसको है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसके मेन जो प्रोविजंस हैं, उसके मेन जो सेलिंग फीचर्स है वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ए करेंसी क्राइसिस। और करेंसी क्राइसिस के ऊपर ही क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से आके आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको एडिटोरियल से देखने को मिलते हैं। एडिटोरियल आप जरूर पढ़े करें, और जितने ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि अलग अलग तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू वाले और अलग अलग एडिटोरियल्स को कवर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आप जैसे कि इनसाइट IAS है, ठीक है, इनसाइट IAS जो वेबसाइट है, उसके वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे मैगजीन्स हैं, उसमें आर्टिकल्स कवर करते हैं वो, तो उसको आप कर सकते हैं। या फिर AFIS एक संस्था है जिसकी ऐप लॉन्च है, आप उसमें भी जाके फ्री में आप इसके जो न्यूज़ आर्टिकल है वो पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दोनों अच्छी इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हैं IAS की तैयारी के बारे में। अगर आप चाहें तो इसकी हेल्प ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा है रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड। तो करेंसी क्राइसिस से ऊपर ये सवाल है, तो हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि करेंसी क्राइसिस जब हमारे दिमाग में आता है, हमें क्या पता है कि करेंसी क्राइसिस होता क्या है।
देखिए जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हमने अब तक, उससे यही पता चलता है कि यूपीएससी आपका दिमाग ये जानना चाहती है कि वो जागरूक है या नहीं, यानी सामने से कोई चीज गुजर रही है तो क्या आपको उसका आभास है, क्या आप उसके बारे में क्यूरियस हैं, या फिर सिर्फ अपने मतलब से, या फिर आप कह सकते हैं एक अनजाने फ्यूचर की ओर जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यूपीएससी में कोई निश्चित नहीं कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब पूछे जाते हैं तो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर से भी देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कोई मान लिया न्यूज आई, उस न्यूज में कोई टर्म आया तो उस टर्म में क्या खास है, उसके ऊपर ये सवाल इन्होंने पूछा। जैसे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक था, इसमें ये पूछा कि क्या सब लोग एशिया से हैं। बिल्कुल सही है, अगर कोई जागरूक दिमाग होगा तो वो ये ध्यान देने की कोशिश करेगा कि भाई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो उसको पहले सबसे पहले ये खोजने की कोशिश करेगा कि सिर्फ उसके मेंबर एशिया वाले ही हैं या फिर उसके जो लाभार्थी होंगे वो एशियन है, कि एशियन नाम क्यों दिया गया है। दूसरा बात उसके दिमाग में ये आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और किस चीज में इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद अगर इंडिया ने ज्वाइन कर लिया, तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया तो इंडिया ने ज्वाइन किया तो उसका परसेंटेज कितना होगा, उसमें न्यूज में आती है चीजें कि अगर किसी देश ने ज्वाइन किया तो उसका परसेंटेज कितना है। जैसे वर्ल्ड बैंक है, जब ये इंस्टीट्यूट स्थापित हो रहा था तो उस समय भी ये चीजें आ रही थी कि इसमें वर्ल्ड बैंक से कंपेरिजन इसको किया जाता रहा, AIIB को या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक को। तो इसके बारे में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या अंतर है। ये सारी चीजें अगर आपको दिमाग से नहीं, अगर आप इसको क्यूरियस है इसको लेके, तो फिर यूपीएससी आपके लिए नहीं है। इसमें जल्दबाजी नहीं करने की मांग की जाती है, आप स्थिर रहें, शांत रहें और एक एक बारीक चीजों पर ध्यान दें। ऐसा क्वेश्चन इसका हमें इसकी ओर इंडिकेशन देती है। परचेजिंग पावर पैरिटी, exchange rates are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in different countries। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देख लीजिए कि परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर ये सवाल यहाँ पर बनाया गया है। तो एक आईएएस की तैयारी करने वाले लड़के को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है। उसको हर एक वर्ड पर ध्यान देना चाहिए कि परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो अपने दिमाग से समझे उसके बाद उसको सर्च करना चाहिए, उसको गूगल करना चाहिए और उसको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो इस तरीके से होती है आईएएस की तैयारी। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी देखिए इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो बार बार आंकड़े आते रहते हैं कि इंडिया ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया, फ्रांस को पछाड़ दिया और इतने सालों में ये तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर अलग अलग तरह के आंकड़े आते हैं, जैसे कि पीपीपी टर्म्स में इसकी जो जीडीपी है वो इतने तरीके से ग्रो कर रही है, इतने परसेंट से, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इतना है इंडिया का। और अभी जो है वन ऑफ द मेजर लार्जेस्ट मेजर लीडिंग ग्लोबल अभी कंट्री बना हुआ है इंडिया, इकोनॉमी के मामले में सबसे ज्यादा इकोनॉमी इसकी ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इस तरीके की जो टर्म्स और डेटा आते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, which one of the following is not the most likely measure that government या RBI takes to stop the slide of Indian rupee। और देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर पहले तो नॉट है कि आपको इस चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी, नॉट पे ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि जब इंडिया रुपी का स्लाइड हो रहा हो तो उसमें कौन सा जो मेजर है वो गवर्नमेंट या आरबीआई को मदद कर सकता है कि इंडियन रुपी का जो वैल्यू गिर रहा है वो रोका जा सके। तो आप जानते हैं कि इंडियन रुपी का वैल्यू लगातार गिरता रहा है इधर हाल फिलहाल में खास करके, तो इसके ऊपर सवाल पूछा गया है तो कोई गलत बात नहीं है। क्या गलत बात होगी इसमें? उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको 4 तरीके के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स, फिर है एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, तीसरा है ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और चौथा है फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें क्या पता चलता है कि जो चीजें न्यूज में रहती हैं जैसे कि इंडियन रुपी का स्लाइड हो गया, डिवैल्यूएटिंग, ठीक है, इसका ये जो हमारे इंडियन रुपी है वो लगातार डिवैल्यूएट हो रहा है, इसका वैल्यू गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। तो ये क्यों गिर रहा है ये हमें पता होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा नजर है या नहीं है। अब मैं जानता हूँ कि आईएएस के दायरे के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमें पानी पड़ती हैं, इकोनॉमी भी देखो, फिर आपको स्टैटिक पार्ट है वो भी देखो, साथ साथ करंट अफेयर का पार्ट देखो, उसका एडिटोरियल पढ़ो, उसके ऊपर एनालाइज करो, उसके ऊपर नोट्स बनाओ, नोट्स बना के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद उसको बोलने की प्रैक्टिस करो। इतना सब कुछ करिएगा तब जाके आपको कंप्लीट तैयारी मानी जाएगी। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज पूछा जाएगा, क्या हमारे लिए जरूरी है। तो उसके लिए आपको सिलेबस है, ये सिलेबस है और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं,
फिर इंटरव्यू है, ये तीनों को आपको हमेशा देखना पड़ेगा डेली बेसिस पे। ये तीनों चीज़ आपको डेली बेसिस पे देखेंगे, तब आप जब भी कोई बुक पढ़ेंगे या मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि उस बुक में से मुझे क्या कुछ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उस मैगजीन में से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद आप पढ़ के उसको जो भी अपने सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन और इंटरव्यू देखे होंगे उसके ऊपर आप नोट्स बनाएंगे उस तरीके से, जो आपको चीज़ें नहीं आती होंगी तो नोट्स बना लेंगे और इसी और इसमें शामिल कर लीजिए। करंट मैगजीन में करंट अफेयर मैगजीन आप शामिल कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और इसके अलावा आप जो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है या फिर ऑल इंडिया रेडियो है या डीडी न्यूज़ है, वो आप अलग तरीके से उसको कवर कर सकते हैं ऑनलाइन सुन के। फिर उसके बाद आप ये नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स बनाने के बाद आप उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आंसर लिखेंगे उसके समय सीमा के अंतर्गत। उसके बाद इंटरव्यू देने की कोशिश करेंगे, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। जब इतना कुछ हो जाएगा आपका, तब आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी होगी। इसके लिए आपको बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारा समय। आप बोल सकते हैं 8 से 10 घंटे आपको डेली लग जाएंगे इसमें, लेकिन हाँ ये चीज़ भी ज़बरदस्त है, ये आपको रूटीन में होना ही चाहिए, मैं तो कहूँगा। तो सबसे पहले आपको किसी पे ध्यान देना चाहिए कि सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चंस और इंटरव्यू के तीनों ये डेली चलेंगे, ये चीज़ डेली चलेंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका जो बुक्स है एनसीईआरटी वगैरह और जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो आपका चलना चाहिए। और तीसरा है करंट अफेयर मैगजीन। ये तीन चीज़ अगर आपने कवर कर लिया, 1, 2, 3, ये तीन चीज़, और इसके ऊपर आपने नोट्स बना लिए, उसको रिवाइज कर लिए, रिवाइज करने के बाद आंसर लिख दिए, आंसर लिखने के बाद उसको इंटरव्यू में वो बोल दिया, यानी किसी ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे पा रहे हैं अच्छे से, तब आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो जाएगी। सबसे बेसिक तो यही है। और उसके बाद आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इसका नोट्स बनाइएगा, मतलब ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। Consider the following statements. According to the Indian Patents Act, a biological process to create a seed can be patented in India. दूसरा है in India there are no intellectual property appellate board। और तीसरा है plant varieties are not eligible to be patented in India। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो किससे पूछा गया है, दिस इज रिलेटेड टू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि IPR के अंतर्गत कॉपीराइट, आपने नाम सुना होगा कॉपीराइट, ठीक है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क सुना होगा नाम आपने, पेटेंट का नाम सुना होगा, ठीक है, फिर GI टैग का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अपने सुनी होगी IPR के अंतर्गत। तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि IPR आपको सीधे सीधे मेंशन है आपके सिलेबस में। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि IPR होता क्या है। IPR होता क्या है, क्या आपको ये पता है? अगर आपसे मैं पूछ दूँ तो क्या बता सकते हैं? सिर्फ यही बात नहीं, सिर्फ इसके बाद मैं पूछूं कि IPR जो है वो इम्पोर्टेंट ही क्यों है। मैं पूछता हूँ आपसे IPR जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपने पहले नाम नहीं सुना, अब चलिए अब आपने सुन लिया, इसका डेफिनेशन आपने देख लिया, आपने क्या ये चीज आपने के अंदर आई कि IPR आखिर जरूरी क्यों है, क्यों हम IPR को लेके इतना बात करते हैं, या फिर इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है ये कि भारत की कंपनियों के ऊपर ये US वगैरह और यूरोपियन कंट्रीज हमेशा इसके ऊपर चार्ज लगाते रहते हैं कि जो इंडिया है वो वायलेट कर रहा है IPR को। तो क्यों हमारे लिए जरूरी है, इसके रिगार्डिंग इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या उसके रिगार्डिंग कोई एक्ट वगैरह है, ठीक है, ये एक्ट वगैरह है, उस एक्ट में क्या प्रोविजंस है और उस प्रोविजंस में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अभी अभी एक्ट में संशोधन की बात हो रही है, तो फिर क्या संशोधन होने चाहिए और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी है। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसका रिविजन के लिए बहुत जरूरी होती है नोट्स, क्योंकि हमारे दिमाग की जो टेंडेंसी है वो भूलने की है, बहुत ज़्यादा भूलता है ये। लेकिन अगर इसको आपने बता दिया कि ये चीज़ जरूरी है, तो वो उसके ऊपर बार बार उसका रिविजन करने से वो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द। कोई भी रिपोर्ट वगैरह है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन से हमें ये जानने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के नाम भी देख लीजिए, IMF, फिर अंकटाड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक। तो ये इंस्टीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा जितने भी आपको रिपोर्ट देखने को मिलते हैं उसको आप तुरंत गूगल करिए और फटाफट उसको लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है अगली बार मैच में पूछ लिया जाए कि मैच कीजिए कौन सी रिपोर्ट कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो पब्लिश करती है। नेक्स्ट है, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years? चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम। अब देखिए कई सारे आंकड़े आते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि आंकड़ों के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं।
तो मैंने बताया आपको जीडीपी क्या है आपको पता होना चाहिए, फिर इंडिया कौन से नंबर पे है अभी वो पता होना चाहिए, फिर इंडिया का जो आप बोल सकते हैं कि एक इंडेक्स है आईआईपी इंडेक्स, उसमें 8 जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें किसका वेटेज कितना है इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। और कई बार जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में घटता बढ़ता रहता है, तो उस डेटा पता होना चाहिए, हर महीने आता है वो। उसके बाद इस तरीके के तमाम जो चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं 2018 के क्वेश्चन पे। मैं देख लेता हूँ कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया है, फिर उसको ज्यादा लंबा हम कर भी नहीं सकते इसको। चलिए 15 मिनट अभी और टाइम है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया पहले नंबर पे कि विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पे ध्यान रखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करके आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, जरा सोचिए कि इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिलता है, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। पॉज कर लीजिए, उसके बाद सोचिए, मैं तो बोलता रहूंगा। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको इक्वलाइजेशन टैक्स के बारे में पता है क्या, कैसे न्यूज में आया होगा ये, आप ही पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से ही निकल के आया है ये, कि आपके दिमाग में क्यों नहीं आया उस समय, आपने उस चीज को क्यों नहीं आपने कवर किया। तो ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए, इक्वलाइजेशन टैक्स क्या है। आपको सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझना चाहिए, इक्वलाइजेशन टैक्स होता क्या है, ये न्यूज में क्यों है, आखिर इससे इतना क्या प्रभाव पड़ता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और उसके बाद ये करंट अफेयर में क्यों है, मैंने आपको जैसे बताया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा है नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स। तो कोई भी जो चीजें हैं वो आपको तब स्पष्ट होंगी जब आप एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। एडिटोरियल्स और न्यूज, ये दोनों चीजें हैं। और मैं तो कहूंगा ये दोनों चीजों को आप खुद से करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल कोई ऐसा जो टीचर है वो आपको पूरी तरीके से बता सके कि हाँ ये जो चीजें हैं वो यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको अच्छा होगा कि किसी का गाइडेंस के लेना अच्छी बात है, टॉपर से लीजिए और फैकल्टी से भी लीजिए, लेकिन वो बहुत ही एक तरीके से लिमिटेड रोल अदा करेंगे आपके। सबसे बड़ा आपको चीज ध्यान रखना है कि यूपीएससी जो भी चाहती है उसने अपने नोटिफिकेशन में दिया है। ठीक है, उसने अपने नोटिफिकेशन में सब कुछ बता दिया है। वो कैसे सवाल पूछेगी, उसने अपना सिलेबस दे दिया है, इन टॉपिक से सवाल पूछेंगे, टॉपिक से सवाल पूछेंगे तो प्रीलिम्स परीक्षा है, मेंस की परीक्षा है और इंटरव्यू। इसका आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, इसका प्रीवियस ईयर देख लीजिए, और इसका दृष्टि आईएएस और वाजीराम और बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंटरव्यू करते हैं वो देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको इनफ है ये तीनों आपको बताने के लिए कि यूपीएससी में क्या चाहिए। उसके बाद आंसर राइटिंग हमें करनी पड़ती है, इसका एक पार्ट है, तो आंसर राइटिंग में आपको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग में कैसे हम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें कितना ज्यादा परसेंटेज है, यानी इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस। और ये जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जो चीजें हैं वो कैसे आपको किताब में पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंडिया इनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस ऑफ। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है जीआई टैक्स जो होती है गुड्स और सर्विसेज की, तो गुड्स की जो जीआई टैग होती है, तो ये जो इंडिया ने अगर किया था 1999 में, वो किसको अप्लाई करने के लिए किया था, यानी किस अंतरराष्ट्रीय संस्था को उसने साइन किया था एग्रीमेंट कि उसको ये चीज लानी पड़ी अपने यहाँ भी। देखिए यहाँ पर आपको फिर से आईएलओ, आईएमएफ, अंकटाड और डब्ल्यूटीओ देखने को मिल रहे हैं। तो चूंकि ऑप्शन में ये आ रहे हैं तो इसके ऊपर सवाल आपको पूछने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आए, इनके द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा हो, कोई रिपोर्ट पब्लिश की जा रही हो, कोई आंकड़ा दिया जा रहा हो, तो वो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यहाँ पर आपको 6 कंट्री के नाम दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए। पूछा गया है कि इनमें आसियान के जो फ्री ट्रेड पार्टनर्स है वो कौन है। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि आसियान ने आरसीपी को ज्वाइन कर रहा था उस समय। तो आरसीपी आप जानते हैं कि इसमें बहुत न्यूज में था 2 साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक, कि उसमें बहुत सारी बार बार नेगोशिएशंस हो रहे थे और इंडिया को मतलब बोला जा रहा था कि आप भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। तो उसमें पूछा जा रहा था कि जो इसमें कौन कौन से जो मेंबर होंगे उसके ऊपर सवाल था। इंडिया ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए थे कि इससे चाइना को एक्सेस मिल जाएगी इंडिया मार्केट के ऊपर, अभी ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन के थ्रू। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
2017 के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और अगले वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। तब तक अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई आपको कुछ भी कमेंट करना हो, कुछ अपनी बात बतानी हो तो आप उस कमेंट करके बता सकते हैं और हम उसको जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपको इस चैनल पर 3 तरह के वीडियो मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होते हैं, और इंटरव्यू को भी कॉर्पोरेट करने के लिए आप बोल सकते हैं कि पूरी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आप मान सकते हैं। इसको डायरेक्शन के अंतर्गत हम पीवी को डिस्कस करते हैं। सॉरी, डायरेक्शन के लिए हम PYQs को डिस्कस करते हैं, उसमें प्री और मेंस होते हैं। उसके बाद हम एक स्पेशल सीरीज चलाते हैं, उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आंसर राइटिंग से रिलेटेड और फिल्म से रिलेटेड, GS4 से रिलेटेड, एसए से रिलेटेड और CSAT से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड, जो भी आपको प्रिपरेशन में जरूरत होती है या नोट्स बनाने से रिलेटेड, वो हमें इसमें गाइडेंस करते हैं कवर। ये पहला तरीके की वीडियो हो गई गाइडेंस वाली। दूसरी वीडियो हो गई बुक्स की कवर करते हैं हम लोग, जैसे कि NCERT हो गई और स्टैंडर्ड बुक्स हो गई। ये चीज आपको यहाँ इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तीसरा जो वीडियो हम लोग बनाते हैं वो किस चीज के ऊपर होता है करंट अफेयर मैगजीन के ऊपर। करंट अफेयर मैगजीन को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।